हेलो बच्चों, मैं आपके सामने जो लेके आई हूँ वो है खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी। क्या है ये? उड़ीसा की एक स्थान, एक राज्य, एक जगह का नाम है खुर्दा। ठीक है। तो वहाँ पर भी संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था, अंग्रेजों को भगाने के लिए कई प्रयास किए गए थे। तो उसकी विस्तृत चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। खुर्दा संग्राम, एक केस स्टडी। 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। 1857 की घटना तो सबको पता है, लेकिन 1817 की जो घटना है, जो खुर्दा में हुई थी, उसका जिक्र बहुत कम हमें सुनने को मिलता है, या कभी सुना ही नहीं होगा, है ना। उसी घटना को हम पढ़ते हैं। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना, इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश में विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। खुर्दा, जो कि ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था। कहाँ था? ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित छोटा सा राज्य था खुर्दा। वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े और 109 छोटे गांव सम्मिलित थे, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक वीर किशोर देव को स्वर्गीय अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़जानों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंददेव इस दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा कर शुरू कर दिया, है ना। कौन? उनके पुत्रों ने। उसने सोचा मराठे भी आक्रमण कर रहे हैं, उनके हाथों में बहुत कुछ सत्ता चली गई है, तो क्या करें। तो उन्होंने अंग्रेजों से सलाह करना शुरू कर दिया। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। इन्हें लगा था कि हम अंग्रेजों के साथ सलाह कर लेंगे तो हम मराठों पे इन पे विजय प्राप्त कर लेंगे और हमारी जो सत्ता है वैसी की वैसी बनी रहेगी। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेजों ने उस समय तो हाँ कर दी और बाद में इनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। परिणामतः ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का एकमात्र 10वां हिस्सा, है ना। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया तथा उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? उनकी जो सत्ता थी वो मराठों के साथ आपस मिलके कोशिश करने वाले थे, तो उनको दबा दिया और उनकी संपत्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा ही उन्हें दिया और भगवान जगन्नाथ जी की मंदिर की देखरेख का दायित्व उनको दे दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया।
खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई, है ना, क्योंकि वहाँ के लोग अंग्रेजों का विरोध करने लग गए थे उनकी दमनकारी नीतियों को देखते हुए। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि खुर्दा नामक जो जगह थी वो अपने उसमें अपने अधिकार में ले ली और वहाँ पर ज़मीन का कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, है ना, उन्हें क्या कहते थे, पाइक, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई। जब अंग्रेजों ने इस तरीके से राजस्व की मांग की तो वहाँ की जनता और उनके दमन से और ज़्यादा बढ़ गई, दमनकारी तरीकों से और ज़्यादा परेशान होकर और विद्रोही हो गई। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग ज़मीन छोड़कर चले गए। लोग अंग्रेज़ों से परेशान हो गए, राजस्व कर वो नहीं दे पाते थे, तो इन्होंने क्या किया, ज़मीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेज़ों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा। फिर भी अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उनकी राजस्व भुगतान की नीति थी वो चालू रखी, जिसमें ज़मीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि उड़ीसा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बकायेदारों की ज़मीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेना नायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बक्सी बंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। कौन कौन थे? खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेना नायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्होंने लोग क्या कहते, बक्सी बंधु कहते थे, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे, मतलब सब कुछ छीन लिया था अंग्रेजों ने उनका, वो एक छोटी सी टुकड़ी के साथ ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे ज़मीन के बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। मतलब वो इतने तंग आ चुके थे, उनका सब कुछ छिन गया था, तो खुर्दा के लोगों ने 2 साल तक उनका गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी, वे थी अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन। अंग्रेजों ने क्या किया, चांदी के सिक्के चला दिए। इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना। अब लोगों को क्या करना होता था कि चांदी के सिक्के राजस्व के भुगतान के रूप में देना होता था। खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी की एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था और जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे, है ना। और अगला मतलब इसमें क्या हुआ था कि जो नमक बनाते थे पारंपरिक रूप से, उनसे उनका काम भी उनसे छिन गया था। स्थानीय जमींदारियों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र
संग्राम ने और भयावह आकार ग्रहण कर लिया। ठीक है। 29 मार्च 1817 इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बार्नपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर कब्जा हमला कर दिया। जो पाइक थे, सैनिक थे, उन्होंने क्या किया कि पुलिस चौकी और अन्य स्थानों पर हमला किया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। पाइक ने क्या किया, वहाँ हमला किया, 100 से अधिक लोग मार डाले और सरकारी खजाना लूट के वहाँ से पैसा को और सिक्के वगैरह सब लेके चल दिए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए। जब पाइकों ने इतना अच्छा काम किया, अंग्रेजों के वहाँ से उनके सैनिक मार के वहाँ से धन दौलत पैसा कौड़ी सब कुछ लूट के चल दिए, तो जमींदार और रैयत भी इनके साथ पाइकों के साथ मिल गए। जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक था कर मत दो अभियान भी शुरू किया गया। क्या किया गया कि कर मत दो अभियान शुरू किया गया, क्योंकि अंग्रेज कर मांगते थे। तो क्या अभियान चालू हुआ, कर मत दो। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया। कौन से 5 से 10 हजार पाइक और कंद जनजाति के योद्धा, उनके साथ मिलकर जो पूरी नगरी थी उसको अपने कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को इसकी जो उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। जो मुकुंद देव था उसको वो नहीं बनना चाह रहा था राजा, उसके बावजूद भी उसको राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। ठीक है ना। फिर जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी थे वो भी पाइकों के साथ हो गए। आगे देखते हैं। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया कि अब तो सारी स्थिति हमारे हाथ से जा रही है और ये सब आदि जनजाति लोग, पाइक और रैयत वाले और जमींदार सब आपस में मिल गए हैं, सब हमारे खिलाफ हो गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दिया गया। घोषित राजा से जैसे मुकुंद देव को घोषित किया था, तो वो राजा सारे पकड़ के उनके पुत्र को भी कारावास दे दिया। बख्शी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद भ्रमर पर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम काटने का प्रयास किया। यातायात के, ताकि किसी लिंक बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो यातायात के साधन काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण उत्तर पश्चिम हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मॉर्टिनटल को पाइकों के चुंगल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बख्शी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा।
किसने बख्शी? बंधु और पाइक्स ने। जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तथा इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित, सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंप दिया गया। अंग्रेजों को लगा कि 2025 तक जाके ये स्थिति थोड़ी सी नियंत्रण में आई, तो अंग्रेजों ने अपनी गलती में सुधार किया और वहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया, बेदखल जमीन किसे किया था उनको वापस जमीन दी और जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी दे दिया। संक्षेप में ये उड़ीसा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशक्त संघर्ष था, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह करना, इसे कमतर कर आंकना होगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अन्य जानकारी लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।